डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलेजेंद्रो है और मैं रशिया का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी की जानकारी देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही प्यार से पाला। मेरे दोस्त भी सबसे अच्छे रहे और मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान माना करता था। मुझे जॉब भी ऐसी मिली जो मुझे पसंद थी। मैं एक आईटी कंपनी में काम करने लगा और मेरी प्रमोशन भी 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा हो गई। मुझसे जलने वालों की संख्या भी कम थी। मैं इतना खुशकिस्मत था कि क्या ही बताऊं। मैं माना करता था कि भगवान का हाथ मेरे ऊपर है। जो भी मेरे करीब आता है मेरा दोस्त बन जाता है। मेरे साथी कलीग्स मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते हैं। मैं दिखने में भी अच्छा था, इसीलिए भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी किया करता। और मुझे एक ऐसी लड़की पसंद आई जो मुझे भी पसंद किया करती थी। मुझे उस पर क्रश था, उसे मुझ पर क्रश था। उसका नाम था फियोना। मेरी उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वाले रेस्टोरेंट में वो काम किया करती। जब मुझे भूख लगती मैं वहाँ जाता बस उसे देखने के लिए, और वो मेरे लिए सबसे अच्छा खाना बनाया करती। एक दिन बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हमारी बात बन सकती है? और उसके कांप रहे हाथ ये बयां कर रहे थे, शायद वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों ने बता दिया, भले ही उसके होंठ हिले तक नहीं। मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी, पूरा दिन मैं मुस्कुराता ही रहा। मेरे बॉस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे क्योंकि मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही। सभी पूछ रहे थे मैं मुस्कुराए क्यों जा रहा हूँ, लेकिन जिंदगी मेरी फिर भी आगे बढ़ती रही। मैंने फियोना से 6 महीने में ही शादी कर ली और उसके बाद और अच्छी ज़िंदगी हो गई। लेकिन फियोना की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ थी। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि वो मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं है। उसे बचपन में वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और एक उसका भाई, वो तो ज़्यादा परेशानी में रहा। फियोना को पढ़ाने के लिए वो खुद भी अच्छे से पढ़ नहीं पाया। वो गलत संगत में पड़ गया, लेकिन फिर भी अपनी बहन की परवरिश में उसने ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे एक बुरी लत लगा दी थी नशे करने की, और नशा करके वो घर में बैठा रहता, चीज़ों को तोड़ने लगता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता और तब फियोना उस घर को छोड़कर वहाँ से भाग आई थी। वो अपने भाई के बारे में जानना तो चाहती थी, लेकिन उसे लगने लगा था उसका भाई उसके हाथ से निकल चुका है, जो कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन मैं और फियोना जब पार्क में बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल बातें किए जा रहे थे, तभी फियोना को घबराते हुए देखा था मैंने। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे मौत को देखने पर डर लगता है। मैंने अपनी गर्दन घुमाई, पीछे देखा, ये उसका भाई था जो हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा लिए इस तरह भागा भागा आ रहा था जैसे हम दोनों को मारने वाला हो। मैंने तभी उसे जकड़ लिया। वो हथौड़े से वार कर पाता उससे पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया था। उसे पीटने की कोशिश मैं करना नहीं चाहता था, मैं उसे समझाना चाहता था। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे जकड़ लिया और पुलिस की पकड़ में आते आते वो धमकी दे रहा था, जब मैं वापस आऊँगा फियोना तुम मुझसे दूर क्यों गई? मैं तुम्हारे सिवा किसी को अपना नहीं कह सकता। तुम मेरी बहन थी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी निकल रही थी। ये कहकर फियोना का भाई जेल में गया था, लेकिन फियोना का मानना था उसका भाई गुस्सैल बहुत है। वो उससे प्यार बहुत ज़्यादा किया करता था। बुरी संगत में फंस गया था और वो नशे करने के कारण, ड्रग्स के कारण उसके दिमाग में कोई परेशानी आ गई। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। कभी कभी गुस्से में वो खुद को इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा दिया करता था कि वो रुक ही नहीं पाता था।
फियोना को डर था जब वो जेल से आएगा कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। मैं फियोना को समझाता रहा था, परेशानी वाली बात नहीं है, डरने की बात है ही नहीं, तुम्हारा भाई है, गुस्से में था, धीरे धीरे समझ जाएगा। जब वो जेल से बाहर आएगा ना, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो तुमसे दूर हुआ है ना तो हम उसे अपने साथ रखेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसकी आदतें ठीक करेंगे, फिर वो हमारे साथ रहेगा, खुश रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, उसकी दुनिया बदल कर रख दूंगा, उसकी सारी बुरी आदतें खत्म कर दूंगा। फियोना का कहना था शायद तुम नहीं कर पाओगे। वो शाम मुझे फियोना की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि फियोना का भाई जेल से बाहर कब आएगा, लेकिन मुझे इसका शायद पता लगने वाला था। फियोना ने काम करना छोड़ दिया था, वो कुछ अच्छा काम ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो घर से ही ऑनलाइन सेलिंग का काम किया करती थी, यानी घर पर कपड़े मंगवाकर उसे थोड़ा डिज़ाइन में चेंज करके ऑनलाइन ही बेच देना। इस तरह उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी थी और घर पर रहकर उसका दिमाग भी खुलने लगा था। वो एक बिजनेस करना चाहती थी। उस शाम 6 बजे जब मैं घर पहुंचा था, मैं बेल बजाता रहा, फियोना बाहर आ नहीं रही थी। मैं लगभग 15 मिनट तक कोशिश करता रहा। मुझे लगा शायद वो नहा रही होगी, इसीलिए बाहर नहीं आ रही होगी। मैं फ़ोन किए जा रहा था, वो अमूमन बाथरूम में भी फ़ोन लेकर जाती है। 15 मिनट तक जब वो बाहर नहीं आई तो मैंने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, सिर्फ कुंडी फंसाई हुई थी, तो मैं धक्का देकर कुंडी तोड़ना चाहता था। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई, कहीं उसकी सेहत खराब तो नहीं हो गई। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा तोड़ा था। दरवाज़ा तोड़कर जब मैं अंदर पहुंचा, अंदर ढेर सारा सामान बिखरा पड़ा। तभी मुझे घबराहट सी होनी शुरू हो गई। मैं डरने लगा था। एक एक करके कभी मैं सोफे के पीछे देखता, कभी टेबल के एक तरफ देखता। सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने चोरी करने की कोशिश की हो। मैं डरता डरता ऊपरी मंजिल तक गया था जहां हमारा बेडरूम हुआ करता था। जब मैं बेडरूम पर पहुंचा, मेरी आंखों के सामने फियोना की छाती में किसी ने एक बड़ा सा चाकू घोंपा हुआ था। वो मर रही थी, लगभग मरने के करीब ही थी। मैं घबरा गया। मैं उसे बचाने के लिए हाथ में उठाकर उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। जैसे ही उसे लेकर मैं बाहर पहुँचा, वो चाकू उसे दर्द दे रहा था। मैंने चाकू निकालने की कोशिश की, मैंने हाथ से पकड़ा, फिर दिमाग में आया चाकू निकाला तो ये वैसे भी मारी जाएगी, जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। मैं उसे लेकर बाहर आ गया और पड़ोसी भी खून से लथपथ मुझे देखकर घबरा गए थे। उन्होंने पुलिस को कॉल लगा दी। मैं एम्बुलेंस का वेट कर रहा था, लेकिन पहले पुलिस पहुंची। पुलिस ने मुझे भी पकड़ा, मेरी बीवी फियोना को उस एम्बुलेंस में बिठाया। मुझे वो अस्पताल नहीं, वो लॉकअप में लेकर गए थे, क्योंकि पड़ोसियों ने कंप्लेंट की थी मैंने अपनी बीवी को मारा है। मुझे पता है मेरे हाथ में थी वो, उन्हें शक हो रहा होगा, लेकिन मैं पुलिस को समझाता रहा, वो समझ नहीं रहे थे। मैंने कहा मेरी बीवी से पूछ लीजिए, वो अपनी गवाही देगी, किसी ने हमला किया है उस पर, शायद घर में कोई चोर घुसा था जिसने उस पर हमला किया है। पुलिस मानने का नाम नहीं ले रही और मेरी बीवी फियोना मर चुकी थी। 2 घंटे बाद ये खबर मुझे मिली और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जो शायद दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था, आज अपनी किस्मत पर रो रहा था। मेरी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे फंसाया जा रहा था और हर कोई मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था। कई पड़ोसियों ने मुझे अंदर आते हुए देखा, उससे पहले उन्हें अंदर कोई आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। मैं अंदर गया। कुछ समय जब मैं इधर उधर देख रहा था, उसके बाद मुझे मेरी बीवी ऊपर इस तरह से तड़पती हुई मिली, तो मैं उसे उठाकर बाहर लेकर आया और पड़ोसियों ने कहा कोई और अंदर गया ही नहीं, सिर्फ मैं था और मेरी बीवी। वहाँ कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। आगे वाले कैमरे में चेक किया गया, मेरे सिवा घर के अंदर कोई आया ही नहीं और घर के पीछे कोई कैमरे लगे नहीं थे। मैं कहे जा रहा कोई चोर आया होगा, पुलिस मानने का नाम नहीं ले रही। मेरी बीवी मर चुकी थी, अब मैं क्या करता? पूरा का पूरा केस मेरे खिलाफ और मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई थी। मैं जज को समझाने की कोशिश करता रहा, ज्यूरी को समझाने की कोशिश करता रहा, वकील को समझाने की कोशिश करता रहा। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, इसीलिए मुझे जेल जाना ही था। मैं अपील कर सकता था, लेकिन 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता।
2 महीने तक मैं जेल में रहा और वो नर्क जैसी जेल थी। जो कातिल होते हैं उनके लिए खास सेल बनाए होते हैं, वहाँ सभी वहशी की तरह बर्ताव करते हैं। 2 महीने बाद मेरी अपील को खारिज कर दिया गया और मुझे अंधेरे कमरों में भेज दिया गया। मैं अब मौत का ही इंतज़ार कर रहा था। बाहर की ज़िंदगी में मेरे लिए बचा भी कुछ नहीं था। यहाँ जो क्रिमिनल होते हैं अगर जेल से बाहर भी आ जाते हैं तो लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते। मैं खुशकिस्मत नहीं रहा था, शायद बदकिस्मत बन गया था और मैं कई अपील के बाद कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता था जिससे मैं बच पाऊँ, जेल से बाहर निकल पाऊँ और ये भी जान पाऊँ असली कातिल कौन है। मैं कई रिपोर्टर्स से, कई ऐसे बड़े लोगों से अपील करता रहा जिन्हें मैं जानता था कि मुझे अगर वो बाहर निकलवा पाएँ। हर कोई हाथ खड़े कर रहा था। जिसे सज़ा हो जाती है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। अंत में एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल टीम वाले उस जेल में आए थे जो मुझसे बात करना चाहते थे। मैं अब हार चुका था। मैं बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। मैं चाहता था मुझे सजाए मौत दी जाए और जल्दी दी जाए। मैं बस इस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता था। उन्होंने मेरा चुनाव किया, मुझसे साइन लिए और मुझे कहा कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेता हूँ तो मेरी आज़ादी मुझे मिलेगी। बस एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेना है क्योंकि इसमें खतरा बहुत है, मैं मर भी सकता हूँ। मैं वैसे भी मरना चाहता था तो मैंने हामी भर दी। मेरा चुनाव हुआ। वहाँ 15 और लोग थे जो वहाँ जाना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, लेकिन चुनाव मेरा हुआ और मुझे रूस की एक ऐसी खुफिया लैब में ले जाया गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस काल कोठरी में रहकर मुझे लगने लगा था यहाँ भी मुझे किसी जेल में रखा जाएगा। किसी जानवर की तरह मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और शायद मुझे खाने को भी कुछ ना मिले। लेकिन जब इस लैब में मैं पहुंचा, मुझे खास तौर पर बताया गया था कि मैं कोई हिंसा वाला काम ना करूं। वो मेरी इंटेरोगेशन करते रहे, मुझसे बात करते रहे और बाद में मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ। और एक प्रोफेसर जो मेरे पास आकर ये कहे जा रहा था, तुमने अपनी बीवी का कत्ल कैसे किया? तुम तो खून को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हो ना। अगर किसी का खून देखो, उसे कट लग जाए, तुम बेहोश हो जाते हो। आखिर वो चाकू तुमने अपनी बीवी की छाती में गड़ा कैसे दिया? मैंने कहा मैंने वो कत्ल किया ही नहीं। असल में मैं घर में गया था, छाती में चाकू देखकर मैं घबरा गया, लेकिन अपनी बीवी को बचाना था। वो हिल रही थी, उसे लेकर बाहर आया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वो चाकू किसने उसकी छाती में गाड़ा, मैं जानना चाहता हूँ। तब प्रोफेसर ने कहा था, यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वो खुफिया रखे जाते हैं। काश ये टेस्ट की रिपोर्ट बाहर दी जाती तो साबित किया जा सकता था तुमने ये कत्ल नहीं किया है। माफ़ करना, ये बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट्स हैं। शायद अगले 30 से 40 साल तक इसे बाहर लोगों तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तुम्हें शायद बचाया ना जा सके जेल से, फिर भी हमने जेल से तुम्हें बाहर निकलवा दिया है। यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी आसान रहेगी। एक्सपेरिमेंट में तुम्हें भाग लेना है, बाकी तुम्हें हमारी तरह ही खाने पीने को मिलेगा, यहाँ रहने को मिलेगा। कोई कैदी की तरह नहीं रहोगे। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। पहला दिन सच में मुझे खाने के लिए वो चीज़ें दी गई जो बाकी खा रहे थे। वहाँ कई प्रोफेसर थे, कई डॉक्टर थे, कई और लोग थे। मैं देख पा रहा था अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग देशों से आए लोग। यहाँ किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा था कोई मुझे बताने को तैयार ही नहीं। वो पहला दिन बहुत अच्छा निकला। पढ़ने के लिए मुझे किताबें दी गई। मैं फिल्में देख सकता था, मैं गेम्स खेल सकता था, मैं न्यूज़ देख सकता था। फ़ोन से किसी से बात नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर रहकर हर चीज़ को एंजॉय कर सकता था। रोक टोक नहीं थी। 2 दिनों तक मुझे वहाँ रखा गया और तीसरे दिन सुबह 6 बजे ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया। सुबह सुबह मुझे एक ऐसे सेल में भेजा गया जहाँ ग्रेविटी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ बिना ग्रेविटी वाला एक कमरा भी बनाया जा चुका है जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। मुझे लगता था हम धरती के कक्ष से बाहर निकलेंगे, वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी की फीलिंग आती है, जिस तरह से स्पेस शटल से हम वहाँ पर पहुँचते हैं। अब बिना ग्रेविटी के मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। मैं गोल गोल घूमे जा रहा और वो मुझे कह रहे थे, तुम्हें एक जगह रुकना है, तुम्हारे शरीर को एक अलग सा कंपन दिया जाएगा, यानी तुम्हारा शरीर कांपेगा। ध्यान से, तुम्हें अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो चीखना। अब उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ की थी। एक गूंज,
वहाँ उस कमरे में एक गूंज घूमने लगी थी, जैसे जैसे कोई भारी तेज चीज़ चाकू से खुरची जा रही हो। इस तरह की वो आवाज़, और मेरा शरीर कांपने लगा था। थर थर ऐसी ऐसी आवाज़ें मेरे शरीर से निकलना शुरू हो गई थी। फिर मेरी आंखें भी हिलने लगी, मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा। ऐसा लग रहा था मेरी आंखें अंदर से पकड़कर हिलाई जा रही हैं। फिर मैं चीखा, ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर उन्होंने वो मशीन को बंद कर दिया। अब उन्होंने वो ज़ीरो ग्रेविटी की मशीन को भी बंद किया, जिससे मैं ज़मीन पर धड़ाम करके गिर गया। अब मुझे उस कमरे से बाहर निकाला गया। जब मैं उस कमरे से बाहर आया, मेरा सर घूमे जा रहा। बाहर पहुंचकर वो प्रोफेसर एक कुर्सी पर मुझे बिठाकर मुझसे पूछ रहे थे कैसा एहसास हो रहा था। मैंने एक एक बात बताई, कैसे एहसास हुआ, क्या सुनाई दिया, फिर आंखें हिली, कैसा कैसा लग रहा था, ज़ीरो ग्रेविटी में कैसी फीलिंग आ रही थी। ये बातें सुनकर वो रिपोर्ट बनाते गए। अब ये हाल हर रोज़ का था। मुझे वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी में भेजा जाता, मैं हवा में उड़ने लगता, फिर कांपने लगता, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते और मुझे डर लगता। ऐसा लगता शरीर अंदर से कांप रहा है। आप सोच सकते हैं, जब आप एक पानी से भरा ग्लास माइक्रोवेव में रखते हैं तो उसके जो कण हैं धीरे धीरे हिलते हैं, जिससे वो गर्म होते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था ये बड़ा सा माइक्रोवेव ही बनाया गया हो और मेरे शरीर के अंदर वो तरंगे पहुँचती हैं। मेरा शरीर कांपने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म भी होता है, आंखें भी हिलने लगती हैं अंदर से ही। फिर मैं चीखने लग जाता हूँ। जब हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है मैं चीखने लग जाता हूँ और वो 1 सेकंड में उस मशीन को बंद कर देते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझे दर्द देने के लिए, बल्कि जहाँ मुझे परेशानी होती है वो रुक जाते हैं। 2 महीने तक ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह से चलता रहा। मैं प्रोफेसर से पूछ भी रहा था आखिर ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों जा रहा है, क्या इंसान को माइक्रोवेव में गर्म करने का कोई इरादा तो नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम जान तक नहीं पाओगे हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब अंतिम स्तर पर पहुँचोगे ना तुम भी जान जाओगे। वो एक्सपेरिमेंट जल्द ही आने वाला है। 2 महीने बाद मुझे उस कमरे से निकाल कर एक नए कमरे में भेजा गया। अब यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर मुझे ले जाया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर। वहाँ एक नई लैब में जब मैं पहुँचा, वो चारों तरफ से काले रंग की लैब थी, यानी हर तरफ काले रंग का पेंट किया हुआ। वो काले शीशे, दीवारें भी काली, फर्श भी काला। और वहाँ मुझे बताया गया कि मुझे एडवांस एक्सपेरिमेंट में भाग लेना है। मैं जानना चाहता था इसमें करना क्या है। मुझे कुछ गैजेट्स पहनाए गए। वो गैजेट्स कुछ अजीब चीज़ से चलते थे, यानी कि बैटरी से नहीं चलते थे। उन्हें पावर किसी और पत्थर से मिलती थी। वो पत्थर माना जा रहा था किसी और ग्रह से आया है। वो प्रोफेसर ने बस इतनी सी बात ही बताई थी। अब उस पत्थर वाले गैजेट्स को पहनने के बाद मैं महसूस करने लगा जैसे मेरा शरीर थोड़ा सा खींच रहा है। वो कह रहे थे कि तुम बता देना अगर तुम्हें कुछ अजीब सा लगता है। मैं 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं कहने लगा कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। वो मुझे एक बटन दबाने को कहते, हर 5 मिनट में बटन दबाने को कहते। मैं बटन दबाता, उसके बाद मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। और 15 मिनट बाद मुझे कहा गया कि अब हम में से कोई अंदर आने वाला है, तुम्हें हमला नहीं करना है, कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं करना है। मैंने कहा मैं क्यों करूँगा, आप इतनी देर से मेरे साथ हैं, इतने महीनों से मैं ऐसा कुछ पहले भी नहीं कर पाया। जब वो आदमी उस दरवाजे को खोलकर आया, मुझे लगा ये दरवाज़ा छोटा था लेकिन काफ़ी बड़ा सा हो गया था। वहाँ लगभग 15 से 20 फुट लंबा आदमी चलता हुआ मेरी तरफ आया। उसे देखकर मैं घबरा सा गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई एलियन हो। मैं एक पल के लिए सोचने लगा था इस लैब में परग्रहियों पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बड़े बड़े इंसान बनाए जाते हैं। फिर ध्यान दिया मैंने, ये तो प्रोफेसर थे, 15 से 20 फुट के प्रोफेसर, ये लंबे कैसे हो गए। मैं वहाँ से चीख कर बोला, आपने अपना कद बड़ा कैसे कर लिया। वो मुस्कुराते रहे, बहुत देर मुस्कुराते रहे और कभी किसी एक काले शीशे की तरफ देखते, कभी दूसरे काले शीशे की तरफ देखते। फिर वो मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगे, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैंने कहा हाँ, आप काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। यहाँ ये कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे आप बड़े हो गए।
उन्होंने कहा, मैं बड़ा नहीं हुआ, तुम छोटे हो गए। यहाँ हर चीज़ काली इसीलिए है ताकि दिमाग ना घूमे। जब तुम छोटे हो रहे थे तुम्हें पता तक नहीं चल रहा था। अब मुझे चक्कर से आने लगे थे। ये देखकर आंखें जैसे खिंचना शुरू हो गई थी। हर चीज़ बड़ी बड़ी सी लग रही। तभी मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मुझे होश में लाया गया। मैं जब होश में आया कुछ बहुत ज़ोरदार मेरे झांपड़ मार रहा था। मैंने ध्यान से देखा ये क्या हो रहा है। वो प्रोफेसर पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन वो बूंदें इतनी भारी भारी मेरी गालों पर पड़ रही थी। मैं चीखा, रुकिए रुकिए, मुझे मारना है। ये इतनी बड़ी बड़ी बूंदें मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे अरे माफ़ करना, हम तो छींटे ऐसे ही मारते हैं। वो तुम्हारा कद थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है। मेरा कद 1 फुट से ज़्यादा छोटा हो चुका था। फिर मैं कहने लगा, मुझे बड़ा होना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे जो कलाई पर घड़ी है ना, उसे थोड़ा घुमाना शुरू करो बटन दबाकर। जितना बड़ा करते जाओगे तुम्हारा कद बड़ा होता जाएगा। ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे ग्रह का नहीं है। ये जिसके साथ टच होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने घटाने पर खुद का कद बड़ा छोटा कर सकते हैं। तुम पर यही एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आगे भी होगा। अब ध्यान से बड़ा करना, झटके से बड़ा मत कर देना, खुद इस बिल्डिंग से बड़े मत हो जाना। मैं अब डर रहा था। ज़रा ज़रा टिक टिक करके मैं उस घड़ी को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता, घुमाने की कोशिश करता। अब मेरा कद थोड़ा खिंच खिंच कर बड़ा हो रहा था, लेकिन जब एक छोटा सा झटका लगता, मैं उस घड़ी को थोड़ा हिलाता, मुझे चक्कर से आने लगते। अब बड़ा कद हो रहा है, हमारा शरीर बदलाव कर रहा है, तो झटका सा तो महसूस होगा ही। धीरे धीरे करते हुए मैं याद करने लगा, मैं प्रोफेसर से 2-3 इंच ज़्यादा लंबा हूँ। मैंने उतना कद किया और जल्दी से घड़ी को उतारने ही वाला था। मुझे कहा गया, रुको, घड़ी को मत उतारना। अब घड़ी तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। ये तत्व एक शरीर के साथ जुड़ता है। हमें ये पहले पता नहीं था, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब तुम्हारा शरीर जीवित है। ये जो पत्थर है ना, ये जो तत्व है जो परग्रही है, ये जीवित है, जीवित पत्थर। अब हमें पता लगा है ये पत्थर तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अब ये एक्सपेरिमेंट सारे तुम पर ही किए जा सकते हैं, इसीलिए तुम्हारा चुनाव किया गया था। अब तुम चुने जा चुके हो, तुम पास हो चुके हो। हर टेस्ट में तुमने पास किया, तुम्हें हमने दुख दिया, हर चीज़ दी, फिर भी तुम पास हो गए। अब वो कई गैजेट्स थे जो मेरे पाँव पर बांधे हुए थे, मेरी कलाई पर बांधे हुए थे, उसे पहने ही रहना था अब मुझे हर वक्त। उन्हें पहनकर अब मैं उस कमरे से बाहर आ गया। मुझे एक ख़ास कमरा दिया गया था। अब मुझे ख़ास तौर पर कहा गया कि वो गैजेट से एक बार काम करेंगे। मेरे शरीर से वो उतरने नहीं चाहिए, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने हामी भर दी। रात को जब मैं खाना खा रहा था, घड़ी की तरफ ध्यान जाए जा रहा। जब किसी चीज़ से आप परेशानी महसूस करते हैं ना, आपकी उंगली बार बार उससे टकराती है। आपके साथ नहीं हुआ कभी? अगर आपकी किसी छोटी उंगली पर चोट लगी हो, हर दिन वो छोटी उंगली कहीं ना कहीं टकराती रहेगी। वो खाना खाते वक्त बार बार हाथ घड़ी की तरफ जाता, फिर मैं घबरा जाता, कहीं हाथ घूम ना जाए, कहीं मैं खुद को इतना बड़ा ना कर लूं कि हिला ही ना जाए और मेरे माथे पर मिसाइलें मार कर मुझे मार दिया जाए। वो रात मुश्किल से निकली। अगले दिन फिर से एक्सपेरिमेंट ऐसा ही हुआ। मुझे अपना कद थोड़ा सा छोटा करना था, फिर बड़ा कर देना था। 2 महीने तक ऐसा ही किया गया और अब मैं उस गैजेट को चलाना अच्छे से सीख गया था। कितना घुमाना है ताकि कद ज़्यादा बड़ा हो और कितना वापस करना है ताकि मैं सही कद तक पहुंच पाऊं। अब 1-2 इंच को तो मैं मान ही नहीं रहा था कुछ। कभी कभी तो 6.5 फुट का कद करके मैं खाना खाने के लिए आता और वो खाना भी मैं ज़्यादा खा जाता। अमूमन मैं आधा किलो चिकन खाया करता था, तब 1 किलो भी खा गया था। इस तरह शरीर में भी बदलाव होते हैं, मैं ये भी समझ पा रहा था। अब 2 महीने ऐसे बीत गए। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी थी, यानी अब सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे थे। मुझे किताबें पढ़नी थी जिसमें मुझे ये बताया जाता कि अगर मैं इससे ज़्यादा छोटा हो जाऊं तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, वहाँ मुझे क्या दिखता है, आकर मुझे वापस वो सब चीज़ें बतानी हैं। अब उस जगह को पूरी तरह से साफ किया गया क्योंकि वहाँ पर कोई छोटा कीड़ा भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा कद 1 इंच से ज़्यादा छोटा करना था। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ।
इंसानी शरीर सह पाएगा या नहीं, इतना छोटा होने के बाद मैं ज़िंदा रह पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा हाथ दोबारा चल पाएगा दोबारा अपने आकार में पहुंचने के लिए। मुझे बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमते हुए नज़र आ रहे थे। डर बहुत ज़्यादा था। एक तो जेल में मैं मरने को तैयार हो गया था क्योंकि ज़िंदगी ही नर्क बन गई थी। यहाँ मेरे दोस्त बन गए थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी अच्छी कर दी थी। मैं एक क्रिमिनल से सादा इंसान बन गया था जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब ज़िंदगी जीने का दोबारा से मन कर रहा था। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट में मेरी सांसें रुकना फिर से शुरू हो गई। अब मरने का मन नहीं कर रहा था। आज उनकी आंखों की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी मैं समझ गया मेरी आज़ादी के लिए मुझे कीमत इन एक्सपेरिमेंट्स से ही चुकानी पड़ रही थी। मैं भी क्या करता। इस तरह से मैं खड़ा हो गया और वहाँ पर मुझे घड़ी को घुमाकर 1 इंच से छोटा होना था। मैं घड़ी को घुमाता गया उस जगह। अब मुझे पता था कितना उस डायल को अंदर की तरफ घुमाते जाना है कि मेरा कद ऐसा हो जाए। लगभग मुझे 15 डिग्री तक उस डायल को घुमाना था और मैं 1 इंच तक पहुंच जाता। मैंने अपना कद उतना कर लिया। जब मैं छोटा हो चुका था, मुझे वहाँ एक छोटी सी बॉल रखी हुई मिली। मैं उस बॉल को देखने लगा, आखिर ये तो यहाँ पहले मौजूद नहीं थी। वहाँ एक भारी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग बोल रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आसपास कई कैमरे लगे हुए थे क्योंकि जब मैं छोटा हो जाता, कोई परेशानी में होता तो सब मेरी मदद के लिए आ जाते। यहाँ पर मैं कहे जा रहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और वो कुछ गूंज सी आवाज़ मुझे पता चल पा रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही। फिर 15 मिनट तक मैं 1 इंच के कद का बनकर रहा, उस बॉल को देखता रहा। उसके बाद जब मैंने अपना कद बड़ा किया, चारों तरफ चीखने की आवाज़ें, बोलने की आवाज़ें, मेरे कान खा लिए उन्होंने। मैं अब उस कमरे से बाहर आया और चिल्लाने लगा, ऐसे चीख क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अब थोड़ा सा हैरान हुआ। फिर प्रोफेसर कहने लगे, इसका कद छोटा हुआ है, हमें अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी होगी ताकि ये सुन पाए। अब आवाज़ हमारे कान के पर्दों को अलग फ्रीक्वेंसी पर हिट करती है, तब हमें सुनाई देता है। ना हम भारी आवाज़ सुन सकते हैं, ना हम कमतर आवाज़ सुन सकते हैं। तो जब इसका कद छोटा हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ज़्यादा तीखी आवाज़ें सुन सकता है, जैसे कीड़े सुन सकते हैं। अब अगले दिन वो तीखी आवाज़ जो चेंज करके वहाँ बताई गई, मैं सुन पा रहा था। मैं जो बोल रहा था उनके समझ में नहीं आ रही और उन्हें लगा मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगी, उसे लो करना होगा। इस तरह हम बातचीत कर पा रहे। और वो बॉल दूसरे दिन मैंने देखी। मैं कह रहा, यहाँ बॉल किसने रखी है? वो कह रहे, यहाँ तो कोई बॉल होनी नहीं चाहिए, पहले दिन हमने सफाई की थी। दूसरे दिन पता चला वो बॉल नहीं थी, एक सौंफ का दाना था जो मेरी जेब से गिर चुका था। अब ये एक्सपेरिमेंट और भी एक्सट्रीम लेवल के होते जा रहे थे। मैं 1 इंच से और ज़्यादा छोटा हो रहा था, आधा इंच। और एक बार जब मैं 1 मिली इंच का हुआ था ना, मेरे सामने एक चींटी की लाश रखी गई थी। इतनी बड़ी चींटी देखकर जो मैं चीखा था, मैं तो भागना शुरू हो गया और ऐसा लग रहा था ये कमरा नहीं, ये धरती हो, जहाँ कोने तक पहुँचने के लिए मुझे सालों लग जाएंगे। अब उस चींटी से दूर जाना चाहता था जिसके बारे में सबको लग रहा था वो मर गई है। अब चींटी की दिल की धड़कन थोड़ी ना सुनी होगी किसी ने, वो जिंदा थी, वो हिल पा रही थी। मेरी चीखें, मैं भागता जा रहा। अब उनसे बात नहीं कर पा रहा था, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वो कर नहीं सकते थे अपने शब्दों की। भागा भागा, फिर मैंने अपनी घड़ी का डायल ज़्यादा घुमा दिया। मेरा कद 20 फुट और मेरा सर टकराया छत से। उसके बाद डायल, वो घड़ी भी छत से थोड़ी सी टकराई थी। ऐसा लगा जैसे थोड़ी सी वो हिल गई हो। फिर भी मैं उससे अपना कद थोड़ा कम कर पाया था। जब मैं दोबारा 6 फुट कद तक पहुंचा, मैंने सांस ली। मैंने कहा, बहुत गड़बड़ हो गई थी, मैं तो मरने वाला था, वो चींटी जिंदा है। सब हंस रहे और कह रहे, वो चींटी जिंदा भी हो सकती है, अब चींटी की दिल की धड़कन कोई सुन थोड़े ना सकता है। उन्हें ये मजाक लग रहा था। आप सोचिए, आपके सामने 20 फुट की चींटी आ जाए, आपको लग रहा है मरी हुई है, निकले वो जिंदा। इतने बड़े बड़े मुंह उसके, 1 मिनट में 2 टुकड़े कर देती मेरे, अगर वो उठ जाती।
मैं घबराया हुआ मैं कह रहा था दोबारा कोई चींटी वींटी मत लेकर आना, कोई भी बैक्टीरिया मत लेकर आना, मुझे बहुत डर है। अब छोटे किसी ने देखे थोड़े ना है, कैसे निकल आए क्या कर दे मेरे साथ, मैं जानना नहीं चाहता। वो रात मुझे पता ही नहीं था मेरी दुनिया बदलने वाली है। अगले दिन फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। मुझे अब 1 मिली इंच तक जाना था। मैंने घड़ी का डायल घुमाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जब मैं मिली इंच तक पहुंचा, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ कुछ सौंफ के दाने रखे गए थे, कुछ रेत के कण रखे गए थे। अब उन रेत के कणों के ऊपर कुछ अजीब से बैक्टीरिया, कुछ कीड़े, लेकिन मुझसे छोटे थे इसलिए मैं थोड़ा कम डरा। हर जगह कोई ना कोई जीवाणु तो होते ही हैं। जब छोटे आकार के आप हो जाऊं तब पता चलेगा हर जगह ऐसा कुछ मौजूद है। मुझे तो वहाँ धागों के रेशे तक नज़र आ रहे थे, धागा बनता कैसे है, इतना ज़्यादा बारीकी से देख पा रहा था। आज कुछ अलग हुआ। जब मैं उस कद पर पहुंच गया था मैं बात नहीं कर पाता था। उसके बाद मुझे कद बढ़ाना पड़ता था, फिर मैं समझा पाता था आज मैंने क्या क्या देखा, वहाँ इस चीज़ में मुझे क्या क्या नज़र आया। जब मैं मिली इंच का था ना, उसके बाद बड़ा होने के लिए मैंने डायल को घुमाने की कोशिश की। डायल फंस गया। अब उस डायल को आगे की तरफ घुमाया नहीं जा सकता था। मैंने जोर लगाया, मैं घड़ी भी तोड़ना नहीं चाहता था। थोड़े झटके दिए, वो घड़ी का डायल आगे की तरफ नहीं घूम रहा था, उसे बस पीछे की तरफ ही घुमाया जा सकता था। मैं देखने लगा अब करूं तो क्या करूं। मैंने ये सोच लिया कि अब इससे छोटा नहीं हो जाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा, इंतज़ार करूंगा, कोई ना कोई मेरी बात समझेगा ना, उसको बताऊंगा ये हो गया है, फिर मेरी कोई मदद करने के लिए तो आएगा ना। 15 मिनट में इंतज़ार करता रहा। उसके बाद कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ रहा। वो आवाज़ें गूंज रही थी चारों तरफ, वो कुछ बोल रहे थे, शायद मुझसे जवाब मांग रहे हों। अब ये फ्रीक्वेंसी हम कांटेक्ट कर ही नहीं सकते थे। मुझे लगा अब गड़बड़ है। दरवाज़ा खुला, वो इतना बड़ा दरवाज़ा, यकीन कीजिए ऐसा लग रहा था पर्वतों के पर्वत हिल गए हों तब दरवाज़ा खुला। वो बड़ा सा कुछ था, प्रोफेसर ही होंगे या कोई और था। आप इतने सूक्ष्म हैं तो इतनी बड़ी चीज़ समझ नहीं पाते। मैं बस कहे जा रहा ये डायल ख़राब है, क्या बताऊं, इतना सूक्ष्म तो वो देख भी नहीं पा रहे होंगे। वो कैसे समझेंगे कि मैं घड़ी के डायल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कुछ समय मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा और अब मुझे समझ में ये भी आ गया था, ये जो तत्व है ना, ये सिर्फ धरती पर इतना ही मौजूद है। इसे पाने के लिए कई ग्रहों पर खोज की जा रही है, कई मून मिशंस, कई मार्स मिशंस किए जा रहे हैं ताकि इस तत्व को और इकट्ठा किया जा सके। लोगों को कहा जा रहा है मंगल पर पानी खोजने जाना है, लेकिन असल में इस तत्व की खोज हो रही है जो क्वांटम यूनिवर्स तक की जानकारी हमें दे पाए। अब वो तत्व सिर्फ मेरी कलाई पर जुड़ा हुआ था। वो घड़ी जो मुझे बड़ा और छोटा कर सकती थी, जो खराब हो गई थी, अब मैं बड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा रोई जा रहा। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा। आप छोटे होकर मरना थोड़े ना चाहेंगे। मैं तो ऐसा महसूस कर पा रहा था कि मैं तो अब मारा गया, अब क्या करूं। फिर अचानक रोते रोते मैं गुस्से में आकर घड़ी को घुमाने लगा। घूम जा, बड़ा होना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं बड़ा होने के लिए उस घड़ी को ज़ोर से घुमा पाया, आगे एक टक की आवाज़ आई। उसके बाद वो घड़ी, उसके अंदर कोई स्प्रिंग भी लगा था। तब मुझे पता चला, जब मैंने घड़ी के डायल को छोड़ा, वो घड़ी का डायल उल्टी तरफ टर करके घूमा और वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा विशाल। अचानक मेरा कद बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। मैंने एक झटके से उस घड़ी को पकड़ लिया। वो स्प्रिंग अब भी उस डायल को और घुमाना चाहता था, लेकिन मैंने घड़ी को पकड़ा और चारों तरफ देखा। यहाँ अलग अलग रंग नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब सी जगह में आ गया हूँ। यहाँ फर्श काफ़ी पतला सा था, पारदर्शी सा था। आसपास मुझे पारदर्शी से जीव नजर आने लगे, लेकिन उस पारदर्शी जीव के आगे कई रंग थे जो उनके पार निकलते और आँखों को चुंधिया से देते। चारों तरफ मुझे जीव ही जीव दिख रहे थे और उनके आकार अलग अलग तरह के। मैं घबराया हुआ, कितना छोटा हो गया मैं, कितना छोटा।
मैं ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था कि छत को देख पाऊं, मैं दरवाजे को देख पाऊं। वहां छत, दरवाज़ा मौजूद नहीं था। ऊपर आसमान जैसे दूर तक हो। काली काली आसमान की वो गहराई मुझे नज़र आ रही थी और पांव तले वो फर्श भी पतला पारदर्शी, जहां से रंग बदल रहे थे जब मैं कदम आगे बढ़ा रहा था। वो पारदर्शी जीवों के बीच एक लंबे लंबे से जीव भी थे जिनकी कई टांगें, और वो टांगें फर्श को छू नहीं रही थी, वो हवा में लहरा रही थी। और वो हवा में लहराते हुए जैसे उड़ रहे थे, बिना पंखों के, बस टांगों से। मैंने भी अपने पाँव को थोड़ा सा हिलाया और मैं हवा में लहराने लगा। ग्रेविटी जैसे असर ना कर रही हो हिलती हुई चीज़ पर, ऐसा लग रहा था। मैंने अपनी टांगें पानी में जैसे चलाते हैं वैसे चलानी शुरू की। मैं हवा में उड़ना शुरू हो गया। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था। वहाँ थोड़ा सा ऊपर पहुंचने के बाद मुझे फर्श पर दूर दूर तक नज़र आ रहा था, दूर दूर रंग बिरंगे जीव, कुछ बैक्टीरिया जैसे, और वहाँ पर कई सिक्के जैसे भी नज़र आ रहे थे। ये पीले रंग के सिक्के थे, जैसे कोई टॉफ़ियाँ पड़ी हुई हों, लेकिन इतनी छोटी टॉफ़ी नहीं हो सकती, ये कुछ जीव जैसा ही है। वहाँ हवा में उड़ते गुब्बारे भी नज़र आए थे। उन गुब्बारों के कई टांगें थी। ये असल में गुब्बारे हो नहीं सकते, कोई कीड़े होंगे। मैं बस पागल होने की कगार पर था, चारों तरफ देख रहा। घड़ी को फिर से घुमाकर बड़ा होना चाहता था। अब घड़ी का डायल ऊपर की तरफ जा नहीं रहा, नीचे की तरफ फिसल रहा। जैसे ही आगे मैंने घुमाया, हाथ से वो फिसल गया फिर से पीछे की तरफ, और मैं और ज़्यादा छोटा हो गया। जल्दी से मैंने घड़ी के डायल को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। यहाँ अंधेरा भी था और रोशनी भी थी। अब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे एक झटके में अंधेरा हो जाता, फिर रोशनी हो जाती। कहीं से पीले रंग की रोशनी, कहीं से लाल रंग की रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गुफा में हूँ। चारों तरफ जैसे परतें थी जो रंग बदल रही थी। ज़मीन से जैसे ज्वालामुखी की तरह रोशनी ऊपर की तरफ बिखर रही थी और मैं हवा में उड़ रहा था। मैं बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा उन गुफाओं में। मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा ये गुफाएं हैं किस चीज़ की। जो परत थी ना गुफाओं की, जिसे मैं दीवारें कह सकता हूँ, वो दीवारें ऐसी थी जिन्हें छूने के बाद वहाँ छेद होते, मैं आगे की तरफ निकल जाता, किसी और गुफा में पहुँच जाता। वहाँ पर भी वो गुफा खिंचती और मैं फिर से हवा में लहराने लगता। अचानक मुझे एक खड्डा सा नज़र आया जो ऊपर की तरफ था। मैंने थोड़ी सी टांगें चलाई, बिल्कुल पानी की तरह मैं तैर पा रहा था। मैं ऊपर की तरफ गया। उसके बाद जैसे ही मैं उस छेद से बाहर गया, मुझे जैसे अलग ही दुनिया नज़र आ रही थी। दूर दूर तक मुझे कण चमकते हुए, जैसे आप ब्रह्मांड में पहुंच आए हों, तारे ही तारे हों। यहाँ ऐसे हर तरफ फैला हुआ रंग दिख रहा था। मैं बस घड़ी के डायल को पकड़े हुए उसे निहार पा रहा था। कीड़े नहीं थे यहाँ पर, जीव नहीं थे। मैं कितना सूक्ष्म स्तर तक आ गया हूँ मुझे नहीं पता था। क्वांटम दुनिया कैसी होती है मैं अपनी आँखों से देख पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एस्ट्रोनॉट ब्रह्मांड में खो गया हो। मैं हवा में लहरा रहा था, घड़ी को संभाले हुए उन दृश्यों को देख मंत्र मुग्ध होता जा रहा था। यकीन कीजिए, जो मेरे सामने था मैं बयां तक नहीं कर पा रहा था। रंग बिखर रहे थे, जैसे हमारे दिमाग की वो तरंगें एक दूसरे की तरफ जाती हैं। मैंने कई ऐसे सिमुलेशंस देखे हुए थे, वैसा लग रहा था। तरंगें उन तारों से जैसे हर तरफ आगे बढ़ रही हूँ। घड़ी को फिर से देखा मैंने। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं और सूक्ष्म स्तर तक नहीं जा सकता। मृत्यु नज़दीक आ रही है मेरे। क्या मौत मेरी ऐसे ही लिखी है? तभी मैंने घड़ी को फिर से खींचने की कोशिश की। घूम जा, आगे को घूम जा। मैंने घड़ी को और ज़ोर से खींचा। मैं अब पीछे तो जाने नहीं देना चाहता था। पीछे तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। इससे छूटा होकर पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने और ज़ोर लगाया, पूरा ज़ोर लगाया, और घड़ी का वो डायल मेरे हाथ में। उसके बाद वो घड़ी बिना डायल की थी। ऊपर वाला वो हिस्सा टूट चुका था। अब डायल को पकड़ा नहीं जा सकता था।
वो डायल घूमने लगा पीछे, लेकिन रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मुझे दृश्य दिख रहे थे हर चीज़ के सूक्ष्म होने के। परतें छोटी हो रही थी, मैं जैसे कभी बड़ा होता और एक झटके से फिर बहुत छोटा। हर चीज़ बड़ी और मैं छोटा होता होता मुझे एटम्स भी नज़र आने लगे थे। वहाँ वो कण और उसके ऊपर मैं बहुत छोटा होता हुआ। हर तरफ बस तरंगें, वो रोशनी और छोटा होते होते जैसे रोशनी मेरी आंखों के सामने पड़ रही थी। आप जब गुफा में गिर रहे हो, कोई आग वाली गुफा, मुझे ऐसा लग रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां वो निकल कर जा रही हों, जैसे कोई रॉकेट अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा हो। मैं वैसे सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ब्रह्मांड में हूँ। मुझे दूर दूर रोशनियां नजर आ रही, तारे से नजर आ रहे, और ऐसा दृश्य जैसे वो गैलेक्सी हो जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ। मैं और छोटा होता गया और सच में वो असली गैलेक्सीज थी। मैं एटम से भी बहुत ज़्यादा छोटा, क्वार्क से भी बहुत ज़्यादा छोटा, और यहाँ मुझे गैलेक्सीज नज़र आ रही, ग्रह नज़र आ रहे, और मैं छोटा होता होता धरती के ऊपर, जैसे धरती से बड़ा और धीरे धीरे छोटा छोटा छोटा, मैं फिर से अपने उस शहर में था। वहाँ मैं फिर से छोटा हुआ था। वो कंपनी की बिल्डिंग जो कुछ समय पहले तोड़ी जा चुकी थी, मैं वहाँ उसके सामने था, देख पा रहा था उसे टूटते हुए, और मेरा आकार डायल के साथ फिर से छोटा। मैं सड़क के एक कोने से छोटा होता हुआ, फिर से वो छोटे कीड़े, फिर से रंग बिरंगा वो आसमान, उसके बाद फिर से घूमते हुए वो एटम्स। मैं और छोटा होता जा रहा था, जैसे एक और स्तर से मैं निकलकर फिर से ब्रह्मांड में पहुंच गया। मेरा आकार छोटा इतना हो चुका था, मैं दूसरी बार वो गैलेक्सीज, वो वेब देख पा रहा था ग्रहों का, और मेरा आकार फिर से छोटा, और मैं धरती के ऊपर फिर से छोटा होता होता मैं उसी जगह पर था। मैं पार्क में, वहाँ मेरा आकार मुझे छोटा होता हुआ दिखा था। मैंने उस घड़ी को अपनी उंगलियों में ले लिया और खींचकर घुमाना शुरू कर दिया। वो घड़ी पारदर्शी बन गई थी, तरल बन गई थी, जो मेरे शरीर में घुसी, और वो डायल मेरे शरीर का हिस्सा। वहाँ मुझे परतें नजर आने लगी। मैं सिर्फ सूक्ष्म नहीं हुआ था, मुझे समय की परतें दिख रही थी। मैं अलग अलग समय को देख पा रहा था, अपने जीवन का। मैं फियोना को उस पार्क में बैठे हुए, उसके भाई को पीछे से आते हुए, और खुद को फियोना की आंखों में देखते हुए महसूस कर रहा था, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म स्तर पर भी समय की कड़ियों पर चलता हो। हम अपने शरीर को अगर सूक्ष्म स्तर तक देखें तो उसमें ग्रह दिखेंगे, ब्रह्मांड दिखेगा, समय का पिछला पहिया दिखेगा। समय हमें आकार में छोटा करता जाता है और नई परत नए समय के रूप में ऊपर चढ़ती जाती है। मैं इस छोटे स्तर पर उस परत को पीछे से देख पा रहा था। वहाँ से मुझे लगा ये वो समय तो नहीं, क्या ये भ्रम है या सच्चाई? मैंने अपनी उस घड़ी को, उस तरल को हाथ से खींचकर एक तरफ फेंका। जैसे ही मैंने उसे एक तरफ फेंका, मैं जैसे उस हिस्से में एक झटके से बैठ गया। फियोना मेरे सामने थी और मैं उसके सामने आंखों में देखते हुए अचानक वो घबरा गई। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन तब मुझे लगा वो मुझे देखकर नहीं घबराई, मेरे पीछे देखकर घबराई है। मैंने पीछे देखा, उसका भाई घूरता हुआ वहाँ बढ़ता हुआ आ रहा था। मैं समय के पिछले पहिए में पहुँच गया था और उसका भाई वहाँ आकर, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हो चुकी है। मैंने तभी उसके भाई को रोका। वो मुझसे हाथापाई करना चाहता था, लेकिन मैंने हाथापाई की ही नहीं और मैं उसे समझाने लगा, तुम चाहते क्या हो? रुको। फियोना कहने लगी, नहीं,
नहीं, ये मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। क्या कर रहे हो? ये मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है। मैं तब उसके भाई को समझाने लगा, देखो फियोना मेरे साथ जाना चाहती है, अगर ले जाना है तो हम दोनों को ले जा सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। उसका भाई एक पल के लिए स्तब्ध सा हो गया था। वो जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जैसे हाथ में हथौड़ा लिए था, हमें मारने के लिए आ रहा था, जैसे फियोना को मारने के लिए। लेकिन वो स्तब्ध सा हो गया था मेरे इस जवाब से। फियोना भी चुप। फिर वो कहने लगा, क्या फियोना तुम्हारे साथ ये आ सकता है? फियोना खुद कंफ्यूज। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, फियोना मुझे पसंद करती है, मेरे सिवा नहीं रह सकती, और तुम अपनी बहन के सिवा नहीं रह सकते। शायद तुम्हें बुरा लगा होगा वो मेरे साथ है, तो मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। वो बिल्कुल स्तब्ध रहा और हाथ से उसके वो हथौड़ा गिर गया। वो कुछ सोचना चाहता था जो वो सोच नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने उसे गले से लगाया और कहा, अगर तुम मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते तो मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ हम तीनों रह सकते हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारी बहन वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश है, तुमने परेशान ही बहुत किया, यहाँ ठीक है और तुम भी यहाँ रह सकते हो। उसके भाई को बिना हाथापाई किए जैसे मैंने जीत लिया था। पिछली बार मैं उसे पुलिस के हवाले कर पाया था, लेकिन इस बार ऐसा होने ही नहीं दिया। उसे रिहैब में भेजा 2 महीने के लिए, ताकि वो नशे छुड़ा पाए, दिमागी संतुलन ठीक कर पाए। और 2 महीने मुझे लगा वो बला टल गई है। मेरी बीवी को शायद उसने मारा था, मैं ये समझा करता था। उस जगह मेरी कलाई से गिरकर वो पत्थर वहाँ पड़ा रहा था। मैंने जब उसे उठाया वो साधारण पत्थर था, कोई परग्रही पत्थर नहीं, जैसे मेरे शरीर से जुड़कर मुझे सूक्ष्म स्तर तक एक अलग रूप में पहुंचाकर वो एक शालीग्राम के रूप में आ गया था। साधारण शालीग्राम। उसे उठाकर मैं जेब में रख चुका था और उसे घर की एक टेबल के ऊपर रखा। वो साधारण सा शालीग्राम ही था। और 1 महीने बाद मैंने काम से छुट्टियां ही ले ली थी, उस खास दिन के लिए जब फियोना घर में होगी। मैंने इंतज़ार किया आखिर कौन है जो घर में आकर गया। मैंने तब देखा एक चोर जो चोरी करने के लिए घर में घुसा, उसके हाथ में वैसा ही चाकू था। अब मैं समझ गया आखिर उस दिन हुआ क्या था। कोई चोर जो घर में आया होगा, फियोना को देखकर डर गया होगा और शायद उसने फियोना पर हमला किया। मेरे हाथ में वो फियोना के भाई का हथौड़ा था और वो हथौड़ा जब मैंने उसके माथे पर मारा, उसका चाकू धरा का धरा रह गया। पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया था और फियोना की जिंदगी भी बचा ली थी। 2 महीने बाद उसका भाई भी सुधर कर आ गया, जो हमारे साथ ही रहने लगा। मैंने पूरा जैसे इतिहास बदल दिया था और मैं खुद जानना चाहता हूँ, क्या मैं खुशकिस्मत हूँ या नहीं। वो इतिहास की घटना को बदल दिया था उस पत्थर ने, जो किसी दूसरे ग्रह से आया था। अब मेरे हाथ में वो एक शालीग्राम के रूप में है। कई ख्याल, कई सवाल दिमाग में आज भी घूमते हैं। क्या मुझे उस लैब में जाना चाहिए? क्या वो मुझे पहचानेंगे? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए सूक्ष्म स्तर तक क्या होता है? हमारा ये ब्रह्मांड स्तर में है, हम छोटे होते भी जाएंगे तो घूमकर इसी जगह आ जाएंगे, बस अलग समय में। क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं? क्या वो तत्व जो मेरे पास इस समय मौजूद है वही दोबारा उस एक्सपेरिमेंटल लैब में भी मौजूद होगा? और क्या जो समंदर में मिलने वाले शालीग्राम हैं वो इतिहास में ऐसे ही सूक्ष्म रूप में पहुंचाए जाने के तथ्य और सबूत हैं? क्या इतिहास में भी अपने समय से छेड़छाड़ करने वाले इन तत्वों का इस्तेमाल हो चुका है और इस्तेमाल होने के बाद ये एक शालीग्राम के रूप में आ जाते हैं? दोस्तों, मैं नहीं जानता। इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो क्या आप दे सकते हैं? मैं अपनी कहानी को बार बार पढ़ता हूँ समझने के लिए, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं है।
शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिल रहा है और मैं फियोना और उसके भाई के साथ काफ़ी खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी दोबारा से एंजॉय कर रहा हूँ। और बस आपसे एक ही सवाल का जवाब पाना चाहता हूँ, क्या ये सच हो सकता है?